हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास जो है वो वर्णमाला के स्वर और व्यंजन का प्रैक्टिस सेट 3 होगा। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट और डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दी गई हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल मुख से मतलब जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं? निरानुनासिक होते हैं। निर्माणी नहीं होता है और नासिक मतलब नाक होता है। मतलब जिसमें नाक का इस्तेमाल ना हो, नाक से ध्वनि ना निकले, सिर्फ मुख से निकले, तो वो आपके निरानुनासिक होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि अर्धविभ्रत स्वर क्या होते हैं? ठीक, अर्धविभ्रत स्वर थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो मुंह के खुलने के आधार पर मुंह के खुलने के आधार पर खुलने के आधार पर स्वर जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर जो हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है आपका विवृत, दूसरा आपका अर्धविवृत, तीसरा आपका होता है अर्धसंवृत, संवृत और चौथा होता है संवृत। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है। विवृत का मतलब होता है ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हमारा मुख जो है ना पूरा वृत्त की तरह हो जाए, मतलब पूरा खुल जाए। ठीक है, पूरा मुंह खुल जाए, तो वो आपका विवृत होता है। तो ऐसा मात्र एक ही स्वर है जिसमें हमारा मुंह लगभग पूरा खुल जाता है, वो होता है आ, है ना? तो जो आ जो है वो आपका विवृत में आ जाता है। आधा खुले अर्धविवृत ऐसा स्वर या ऐसे स्वर जिनके बोलने पर, उच्चारण पर हमारा मुख आधा खुले, वो आपके अर्धविवृत होते हैं। और ये जो संख्या में होते हैं वो 4 होते हैं। क्लियर? कौन-कौन से होते हैं? आ बोले तो मुंह आधा ही खुलता है, पूरा नहीं खुलता है। तो आ हो गया। अय, अय इसमें भी थोड़ा खुलता है। औ, ठीक है। और एक जो डॉक्टर वाला ओ जो होता है ना, उसका ओ प्रोनाउंसिएशन होता है ये आपका। ठीक है। संवृत में क्या होता है कि ऐसा या ऐसे स्वर जिसका संवृत का मतलब होता है व्रत, मुंह का संवृत रहना, मतलब मुंह का नाक के बराबर खुलना, बंद होना, लगभग बंद ही रहना। तो जिसमें लगभग थोड़ा खुला हो, थोड़ा बंद हो, मतलब थोड़ा ही नाक के बराबर खुला हो, वो आपके होंगे अर्धसंवृत। और ऐसे आपके 2 ही होते हैं। अगर आप ए और ओ को बोलें तो मुंह थोड़ा ही खुला होता है। संवृत का मतलब लगभग मुंह व्रत बंद रहा हो, मुंह ना खुले। जैसे आपके 4 होते हैं, वो आपकी ई, ई देख रहे, ई ई बोलने पर मुंह खुलता ही नहीं है। उ और उ, ये 4 हो गए। इनमें से कौन सा हो गया अर्ध विवृत? कौन सा हो जाएगा आपका? बी आपका जो है अर्धविवृत हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप इनको नोट भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल बता, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ से भी आप वर्णमाला को ढंग से सीख सकते हैं। स्पर्श वर्ग में नहीं है। देखो, स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्पर्श व्यंजन जो है आपके टोटल 25 होते हैं। ठीक है, 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें से का वर्ग के, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब आपको ये पता होना चाहिए का वर्ग में क्या आता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में क्या-क्या आता है। चलिए बता देते हैं। का वर्ग में आता है आपका का, ख, ग, घ और ये आ। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और ञ। ठीक। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, बा,
भा और मा। ठीक है, सो इनमें से देख लेते हैं कि का तो होता है बट रा आपका नहीं होता है, ना ही ला होता है, ना ही ये होता है। या आपका नहीं होता है, का होता है, चा होता है, पा होता है, दा होता है। तो इसका आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ऐसे कौन सा इसमें से वर्ग है, ऑप्शन है जिसमें सभी महाप्राण है। देखो जब जब हम महाप्राण की बात करेंगे, वर्णमाला में क्या होता है, एक महाप्राण के आधार पे वर्णमाला को बांटा गया है और इसका दूसरा साथी वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। एक आपका महाप्राण, दूसरा आपका अल्प प्राण। महाप्राण का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु अधिक निकले या सामने हाथ लगा लें तो वायु हाथ में टच हो, फील हो, वो आपके महाप्राण। तो इस आधार पर व्यंजन के जो स्पष्ट व्यंजन है उनके क्रम के अगर आधार पे देखें तो दूसरा और चौथा वर्ड जो है, व्यंजन जो है वो आपका महाप्राण होता है। जबकि अल्पप्राण वो होता है जिसमें वायु कम निकले। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और पांचवा जो है व्यंजन आपका अल्पप्राण होता है। ठीक है, अगर आपको वर्णमाला याद है स्पष्ट व्यंजन का तो आप पोजीशन के आधार पर डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ये दूसरा है, ये या ये इतना, इस हिसाब से आधार पर लगा सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं याद है तो आप अपने मुख के सामने हाथ रख लें और इन वर्णों को बोलते चले जाएं, जिसमें आपका हवा हाथ में टच होगी, एक कलेक्ट होकर हवा आएगी, एक गुच्छा जैसा हवा का आएगा, वो हाथ में लग लग टकराएगा। तो अगर आप हाथ में बोल कर देखें खा, खा बोलने पर हवा आपकी टच होती है, छा छा बोलने पर भी होती है और ठा बोलने पर भी होती है। इन तीनों के बोलने से वायु हमारे हाथ में टकरा रही है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो ये आपके क्या है, ये तीनों ही आंसर आपके महाप्राण में आ जाएंगे। वैसे भी देख लो, ये दूसरे पोजीशन का होता है, चा, है ना, चा छा ये भी दूसरा है और टाठा, ये सभी दो पोजीशन के दूसरे पोजीशन के महाप्राण होते हैं। बाकी ये कोई महाप्राण नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है कि वा क्या है। देखो एक तो वा जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। ठीक है, वा आपका क्या होता है, ये आपके चारों ही चारों क्या है, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है। और वह अगर उच्चारण स्थान देखें तो ये आपके दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ। ये आपके दंतोष्ठ होता है। ला की हम बात करें, ला पार्श्विक होता है, ला जो है पार्श्विक होता है। रा को लुंठित बोलते हैं और यहाँ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है तालव्य। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। अभी जो चारों हैं, ये चारों ही चारों अपने आप में अल्पप्राण होते हैं क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन से हमारे मुख से वायु ना के बराबर निकलती है और ये चारों ही चारों इनको प्रोनाउंसिएशन करने से हमारी स्वर यंत्रियां कंपन होती हैं, इसलिए ये सघोष भी होते हैं। क्लियर हो गया। सो क्या हो जाएगा, वी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कह रहा है कि पाफा बाभामा, पाफा बाभामा हमारे क्या है, ऊँटों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो है आपके ओप्स्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तालब में अगर हम बात करें तो चावर के व्यंजन तालब में आते हैं, कावर के व्यंजन कंठ में आते हैं, जबकि तावर के व्यंजन दंत में आते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कहें कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या लेते हैं। देखो व्यंजनों में अगर हम देखें वर्णमाला में 4 ही ऐसे व्यंजन हैं जो एक साथ मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसलिए इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर। ये संयुक्त हैं बट किन किन से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो जो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। छा जो है, ये जो छतरी वाला छा जो है, ये आपका का और शा से मिलकर बना होता है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना होता है।
ज्ञा जो है गा से नहीं, जा से, जा प्लस वहां से मिलकर बना होता है, जबकि सा जो है सा और रा से मिलकर बना होता है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये आपके क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। अल्पप्राण की हम बात करें, अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवी पोजीशन वाले वर्ड अल्पप्राण होते हैं। अंतस व्यंजन या, रा, ला और वा आपके अंतस व्यंजन हो गए। वहीं अगर महाप्राण की बात करें कि दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण तालिका यानी कि जो वर्णमाला है के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और पुल्ल क्या होते हैं। देखो ह्रस्व और पुल्ल उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया था। वो आपके जिसमें से आपका ह्रस्व स्वर, उसमें आपका दीर्घ स्वर और उसमें आपका स्वर। ठीक, तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें, ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, जिसमें आ, ई, उ और री। यही आपके मूल स्वर भी होते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये आपके मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जिसमें आ, ई, ए, ऐ, ओ, ओ और एक और छूट गया ओ। ठीक, ये आपके 7 होते हैं। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर है तो आप उसको चिल्लाते हैं। मान लिया कि कोई लड़का है जिसका नाम है शिवा है, तो कहे शिवा, इस तरह से, तो लास्ट में जो चिल्लाते रह जाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, ऐसा सिंबल जाता है, कोई दूर होता है ना चलते हुए। हम्म, या कॉमिक वगैरह पढ़ते होंगे कॉमिक्स, तो उसमें भी ऐसे ऐसे सिंबल होते हैं, तो वो आपके प्लस स्वर होते हैं। सो इसका आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो आपका स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो कावर के जितने भी व्यंजन होते हैं वो आपके कंठ होते हैं, तो ये सारे के सारे का वर्ग के ही हैं, तो कंठ तो सभी हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन भी सभी हैं। अब ये अगर जान लें कि सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण क्या होते हैं। देखो हमें पता है कि महाप्राण वो व्यंजन होता है जो दूसरा और चौथी पोजीशन वाला होता है, जबकि अल्पप्राण व्यंजन का पहला और दूसरा नंबर जो है आपका अघोष होते हैं। ठीक है, अघोष का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे स्वर या व्यंजन जिनसे हमारी स्वर यंत्रियां कंपित ना हो। तो आप देखें का आपका कंठ तो है, बट का आपका पहली पोजीशन का है। ठीक है, लेकिन का आपका अल्प प्राण है, ये आपका अल्प प्राण है, क्योंकि अल्प प्राण में आप जानते हैं कि अल्प प्राण जो होते हैं वो पहले, तीसरे और पांचवें अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा। गा आपका तीसरी पोजीशन का, ये भी नहीं होगा। खा, खा आपका दूसरी पोजीशन का, अर्थात ये महाप्राण भी है। ठीक, और ये आपका अघोष भी है। ठीक है, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि, दांत और ओष्ठों का इस्तेमाल हुआ आपका दंतोष्ठ ध्वनि होता है। ठीक है, वह आपका दंतोष्ठ ध्वनि तो है, वह आपका और क्या होता है, वह आपका अल्प प्राण में आता है, वह आपका अल्प प्राण में आता है, वह आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और वह आपका सघोष में आ जाता है। ठीक है, वह आपका सघोष में आ जाता है, ये वह से रिलेटेड ध्वनि क्या, और वह आपका अर्थ स्वर भी होता है। अर्थ स्वर दो होते हैं, दूसरा या और वाह। ठीक है, ये आपके अर्थ स्वर होते हैं। क्लियर हो गया। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आ इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, यहाँ पर सा होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की बात करें, ऊष्म व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, स,
सा और हा, इनके बारे में जान लेते हैं। ये वाला जो सा होता है, इस सा को हम तालव्य कहते हैं। ये आपका तालव्य होता है। ये आपका मूर्धन्य होता है। इस सा को दंत कहते हैं। और ये जो होता है इसको काकल्य या कंठ का इस्तेमाल होता है, इसको कंठ भी कहते हैं। ये इन चारों ही ऊष्म व्यंजन में ये आपका सघोष होता है, क्योंकि हा को बोलने पर स्वर यंत्रियां कंपित होती हैं, जबकि ये तीनों ही तीनों अघोष होते हैं। ठीक है। अगर हम हा को बोले, हा हा बोलने पर वायु हाथ से टकराती है, अर्थात ये चारों ही चारों अब महाप्राण में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इस वर्ग के सारे ये क्या है, आपके महाप्राण में आ जाते हैं। क्लियर? ओके। सो उस व्यंजन क्वेश्चन नंबर ए ही है। ताथा दादा, ताथा दादा ये आपके दंत आ गए। टाटा टाटा वाले मूर्धन्य हो गए। वहीं चाचा चाचा आपके तालव्य हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। कह रहे कि यारा लावा क्या है? यारा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सो वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उस व्यंजन चार होते हैं, सा 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 और हा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन पार्श्विक ध्वनि नहीं है? पार्श्विक ध्वनि क्या नहीं होती? ला। कौन सी है पूछ रहा है, तो ला आपका पार्श्विक ध्वनि हो गई। और ये आपका अंतस्थ व्यंजन भी होता है। और ये हमारे किस मुख के किस पार्ट से टकराता है? ला। ला की अगर हम बात करें तो ला बोलने से हमारा मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है। तो ला आपका क्या है? मूर्धन्य। ला 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 बोलने से मूर्धन्य नहीं, सॉरी, ला आपका दंत होता है। ठीक है। मूर्धन्य में तो रा आ जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ला और क्या है? ला आपका हमें पता है कि ला अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। ला आपका सघोष में आ जाता है, क्योंकि स्वर यंत्रियां कंपित हो जाती हैं। ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे किसी से भी रिलेटेड, जितनी हम लोग डिटेल कर रहे हैं, इतनी बार करेंगे और चीज को पढ़ते जाओ। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन संख्या में चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये चारों की चारों अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। और सघोष होते हैं। अल्प प्राण होते हैं, सघोष होते हैं, जिसमें से इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ होता है। लाभ का आपको पता है कि दंत होता है। और पार्श्विक होता है। रा की हम बात करें, रा आपका मूर्धन्य से बोला जाता है, इसको वर्ष भी कहते हैं। स्पेलिंग ये देख लेना। ठीक है। और ला जो आपका लुंठित होता है, यह आपका तालव्य होता है। तालव्य। ठीक। इनमें से या और जो वाह हैं, इन दो को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो अर्धस्वरों की संख्या भी दो होती है। तो कह रहा है कि कौन सा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है? तो यार अलावा में ला आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है। ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य होते हैं? देखो, स्वरों की हम बात करें, स्वर भी हमारे उच्चारण स्थान से होते हैं। तो कंठ तालव्य आपके दो होते हैं, जिसमें ए और ऐ, इसमें आपका कंठ का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम ई की हम बात करें, ठीक है, तो ई आपका क्या है? ई उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो ई आपका तालव्य में हो जाता है, और इसकी जो छोटी बहना है, छोटी ई, वो भी आपकी तालव्य में हो जाती है। आ की बात करें तो आ आपका कंठ में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें कंठ का इस्तेमाल होता है। और बाकी ये भी आपका कंठ में होता है। ओ,
ओ की अगर हम बात करें तो ओ में आपके कंठोष्ठ का इस्तेमाल होता है, कंठोष्ठ में हो जाता है, तो क्योंकि आप कंठोष्ठ, ये इसका भी ओ कंठोष्ठ में आ जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखें कि टावर को उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का, आपको पता है ना कि टावर के जो होते हैं वो मूर्धन्य में काउंट किए जाते हैं, ठीक। और टावर में क्या क्या आ जाता है, टा, ठा, डा, ढा और ना। जब जब हम इनकी बात करेंगे तो इनके जैसे दो और स्वर होते हैं ये, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये दोनों व्यंजन जिनके नीचे ये बिंदी होती है उत्क्षिप्त कहते हैं, या यही आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों व्यंजनों में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर रहा होगा। देखो, इसका जो यूज जो है ना वो किसी भी शब्द के शुरुआत में होता है, ठीक, शुरुआत में होता है, जबकि इनका यूज जो है किसी भी शब्द के या तो अंत में होगा या तो उसके बीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर आप ढोलक लिखे देखेंगे, ठीक, तो आपको ऐसा लिखेगा मिलेगा। ये जो बिंदी होती है इसीलिए ये गलत हो जाता है बिंदी की वजह से, क्योंकि हमने अभी जाना कि इनका यूज जो है बगैर बिंदी वाले वो शुरुआत के अंत में होता है। ये आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य में, बर्तनी में, उसमें यूज होते हैं। क्लियर? तो ढोलक सही तरीके से क्या होगा, ये, ठीक है, बगैर बिंदी वाला ये। अगर आप और भी देख लें, जैसे कि आप पेड़ देखें, पेड़ में ऐसा नहीं बिंदी होगी क्योंकि लास्ट में ये होता है। अगर आप मेढक लिखा हुआ देखेंगे बीच में तो ये ऐसे होता है, इस तरह से ना। अगर आप डिब्बा लिखा हुआ देखेंगे तो ये डिब्बा सही होगा, ना कि ये वाला डिब्बा, ठीक है। ठीक है, जिसमें बिंदी वाला गलत होगा। ओके, सो टावर का आपका क्या है, मूर्धन्य हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। देखो, दीर्घ स्वर की हम बात करें, तभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जिनमें से आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इनमें से ये आ, ई और उ जो हैं वो आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर हैं। तो इनमें से क्या होगा, मूल दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, आ आपका मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ आपका कंठ से भी बोला जाता है, तो आपका कंठ हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है। आपको पता है संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो 4 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होती है संयुक्त स्वर, ए, ऐ, ओ, ओ। संयुक्त स्वर है तो ये किन दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, आ और ई से मिलकर बना होता है। ये आ और ए से मिलकर बना होता है, आ और ऊ से मिलकर बना होता है, और आ और ओ से मिलकर बना होता है, इसलिए ये जो है संयुक्त स्वर होते हैं। तो इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा। सो इसका बा आंसर सही हो जाएगा, ये भी और ये भी। सो बी इज अ राइट आंसर। ऊ जो है आपका संयुक्त स्वर नहीं है, ऊ आपका दीर्घ स्वर में आ जाता है। उच्चारण स्थान इसका कौन सा होता है, ऊ, ऊ, ऊ बोलने से हमारा कंठ हिल रहा है, तो ऊ आपका कंठ हिल रहा है, कि ओंठों का इस्तेमाल होता है। ये आप कमेंट करके, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। ऊ जो है ना, कंठ तो हिल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा होगा ऊ ऊ ऊ, और ना के बराबर। इसमें ओंठ हमारे लगभग टच हो जाते हैं, ये आपका ओष्ठ है, पीछे भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर
19 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? हमें पता है कि ता वर्ग के व्यंजन दंत में आ जाते हैं और ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। ता ये यहाँ पर था होगा, ये था है तो ला हो जाएगा। ला आपका अंतस्थ में आ जाता है, ला आपका पार्श्विक में आ जाता है और ला आपका दंत में हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते होंगे। दूसरा आपका मध्य स्वर और तीसरा है आपका पश्च स्वर, जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाते हैं। अग्र स्वर में क्या होता है? ई, ए और ए, ये अग्र स्वर है क्योंकि ये जीभ के आगे वाले भाग का इस्तेमाल होता है इनको उच्चारण करने में। मध्य स्वर मात्र आपका एक होता है, वो भी आपका अ। पश्च स्वर में अगर हम बात करें आ, उ, ओ, औ और ये आपका पश्च स्वर हो गया। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर। और अब आपके क्वेश्चन देखते हैं। भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर भी आता है, पश्च स्वर आता है। कौन कौन से ये होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। तो विप्रत जो है ना, जीभ के आधार पर नहीं आता। विप्रत जो है ना, ये मुंह के खुलने के आधार पर होता है। ठीक है। और मुंह के खुलने के आधार पर स्वर हमने 4 भागों में बांटे हैं। सो आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए और व्यंजन से और स्वर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने कर लिए हैं। आप 1-2 बार देखेंगे, आपसे एग्जाम में सभी क्वेश्चन वर्णमाला और व्यंजन से रिलेटेड हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि चैनल नया है। धीरे-धीरे हम आपको और क्वालिटी मेंटेन करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।